नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान का भाग 5 जिसको अध्ययन कर रहे थे उसी में आगे अगली कड़ी की ओर हम बढ़ते हैं। हम आर्टिकल 57 तक पढ़ चुके थे। उसके आगे आज हम आर्टिकल 58 से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं अब तक जितना भी संविधान से संबंधित आपको लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं आप सभी को विधिवत समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसा कि हमारी जो ट्रिक थी पकानी कोका द्वियोदशम कुछ नहीं था। भाग 5 हमारा 52 आर्टिकल से स्टार्ट होता है, तो हम डायरेक्ट 52 से शुरू कर देंगे। 52 यानी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक, तो इस प्रकार से हम 57 तक पढ़ चुके थे, जिसमें से एक बार रिवाइज कर दें। पा यानी राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में यानी अनुच्छेद 52 में। का यानी राष्ट्रपति के कार्यपालिका यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है? असंवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक, संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यानी निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन से सिस्टम है, कितने वोट कौन देता है, किस वोट की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही विधानसभा, ठीक, विधानमंडल से विधानसभा और कोई भाग नहीं लेता है। ठीक, उनमें से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं। यानी कोटा, यानी उनके कोटे के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर उनका कोटा तय होता है। मतलब वोटें कौन से कोटा में किस हिसाब से, तो आनुपातिक एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, यानी कि सिंगल प्रेफरेबल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू। ठीक, का यानी कि कार्यकाल कितने, 5 वर्ष का। यानी दोबारा फर्स्ट टाइम जो भी इलेक्शन में जितनी भी क्रिया सारी होती हैं वही सारी हूबहू प्रक्रियाएं दोबारा भी वही होती हैं, कोई भी हेर फेर नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 57 में दोबारा जो भी क्रियाकलाप है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। यानी योग्यताएं। अब हम आज आर्टिकल 58 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 58 में क्या होता है? यानी योग्यता। योग्यता यानी योग्यता मीन्स होता है एलिजिबिलिटी। क्लियर? उनकी योग्यता क्या क्या है? तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? जैसे कि 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उम्र 35 वर्ष। क्लियर? दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। सिंपल चीज़ है। जब मैंने आपको नागरिकता पढ़ाई थी वहाँ पर मैंने बताया था कि देश का जो नागरिक होगा वही सिर्फ हमारे यहाँ राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। संवैधानिक गतिविधियाँ जितनी भी होती है, जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें केवल भारत के नागरिक ही पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए। उसमें राष्ट्रपति है तो उसको लोकसभा का सदस्य होने के लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। रीजन ये है कि जैसे जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग 35 वर्ष की उम्र के हैं। ठीक है। तो हर आम रिक्शा चलाने वाला 35 वर्ष का है, चाट बतासे बनाने वाला, चाय बेचने वाला भी 35 वर्ष की उम्र है, लेकिन वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हुआ ये कि रिक्शा चलाने वाला होते करते थक गया, उसको लगा अरे छोड़ो रिक्शा क्या है यार, छोड़ो रिक्शा चलाना बंद, अब हम इस बार राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ेंगे, इसकी हम तैयारी करते हैं। ठीक है। तो वो भी इलेक्शन लड़ना आ जाएगा। फिर चाट बतासे वाला उब जाएगा, थक जाएगा चाट बतासे खिलाते खिलाते, वो आ जाएगा कि चलो यार छोड़ो सब कुछ, आज से अब भी हम भी राष्ट्रपति की तैयारी करते, राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें कंडीशन जब जो सभा थी संविधान बना रहे उसने कहा कुछ ऐसा किया जाए जिससे हर नागरिक ना लड़ सके, वही लड़ सके जिसके योग्य। तो इसलिए कहा गया अच्छा तो लोकसभा को सदस्य होना चाहिए।
ठीक, लोकसभा के सदस्य होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा, उसमें उसके 50 प्रस्तावक होने चाहिए। कितने? 50। प्रस्तावक क्या होता है समझ लो, यही बड़ी चीज़ है। प्रस्तावक यानी ऐसे जैसे कि लोकसभा होती है। क्लियर। सॉरी, ये सदन है हमारा। सदन में 2 कमरे होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। क्लियर। सदन या संसद इसी को बोलते हैं। तो दोनों कमरों में से ये 50 प्रस्तावक, चाहे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के हों या चाहे सिर्फ राज्यसभा के हों, या 10 लाख लोकसभा के हों, 40 राज्यसभा के हों, या 25-25 हो, कैसे भी हो, लेकिन कुल मिलाकर 50 होने चाहिए। यानी 50 वो आदमी सदन के होने चाहिए जो ये कह सके निर्वाचन आयोग के पास जाकर कि भाई अपना प्रस्ताव, 50 आदमी प्रस्ताव लेकर जाए कि हम पंकज सर को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं। ठीक, तो निर्वाचन आयोग ने कहा चलो ठीक है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा अच्छा ऐसे तो कैसे होगा जब तक कोई लिखित नहीं होगा। फिर उसके बाद 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अनुमोदक। कितने? 50। प्रस्तावक यानी वे लोग जो जाएं मुजबानी बोल कर आ जाएं कि भाई हम 50 लोग उनके पक्ष, पंकज सर के पक्ष में है, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, हम उनके पक्ष में हैं। तो निर्वाचन ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब 50 आदमी फिर आए, वो लिखित यानी अनुमोदित कोई भी चीज़ करके, जब भी कोई भी चीज़ लिख कर दी जाती है तो अनुमोदित होती है, वो अनुमोदक। यानी अब 50 आदमी लिख कर ले जाएंगे। तब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो 50 प्रस्तावक ही 50 अनुमोदक का रूप ले सकते हैं? नहीं, वो 50 प्रस्तावक अलग हैं, ये 50 अनुमोदक अलग हैं। यही में से लोकसभा राज्यसभा, चाहे सिर्फ लोकसभा से हो जाए चाहे सिर्फ राज्यसभा से हो जाए, ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं से हो जाए। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो हर रिक्शा वाला जो रिक्शा वाला इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था, अब तो उसके सारे सपने जितने भी ख्वाब है सारे धरे के धरे रह गए, अब नहीं लड़ पाएगा। कहाँ से लाएगा भाई? 50 भाई कहेगा भाई हमारा सपोर्ट करो, हम राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ेंगे तुम लोग, ऐसा कहाँ हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सपोज दैट 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कहाँ से लेकर? इसलिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए व्यक्ति की 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, उसमें 50 प्रस्तावक उसके तरफ से हों और 50 अनुमोदक हों। अब जैसे लोकसभा की योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात, ये तो मतलब फर्जी में चीज़ रख दी गई। अगर आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार के योग्य हैं तो आप लोकसभा के योग्य होंगे, क्योंकि 35 से तो 25 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये है योग्यता। योग्यता यानी योग्यता मतलब होता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बोले तो मतलब ये चीज़ें कंपलसरी ही होनी चाहिए। ठीक, अगली चीज़ है आर्टिकल 59 योग्यता। दशाएं यानी कंडीशंस क्या होने चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आर्टिकल 59 यानी दशाएं यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन। क्लियर। आर्टिकल 59 दशाएं। देखो क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपया हो चाहिए। अगर आपके पास 15,000 रुपया नहीं है तो आप जमानत के लिए तो आप राष्ट्रपति के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक, इतना सब कुछ होने के बाद आपके पास 15,000 रुपये होने चाहिए जिसकी वजह से आप इलेक्शन लड़ सकें। एक जमानत है, जमानत नहीं, सिक्योरिटी मनी होती है एक प्रकार से। यही होता है जब कोई भी 1/6 वोट नहीं पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। क्लियर। आगे, पागल ना हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल और दिवालिया में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लाभ के किसी पद पर न हो। ठीक, संसद में से लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल इनका सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही विधान परिषद ना ही विधानसभा। ठीक, ये जमानत। पागल यानी मेंटली फिट होना चाहिए कैंडिडेट। अगर पागल है, उलझुल चीज़ें बक रहा है, कहा सदन में पहुंच जाए, उसको कहा फूल ही काटना शुरू कर दें,
वो भागने लगे, काम ही क्या करेगा। इसलिए पागल नहीं होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। दिवालिया वो होते हैं जो जैसे एक बहुत वो ले लिया, कर्जा वर्जा ले लिया, तो उसको और वो कर्जा नहीं भर पाए तो गवर्नमेंट उनको दिवालिया घोषित कर देती है। अगर देश से बाहर चले गए या देश में है तो जैसे विजय माल्या दिवालिया घोषित हो चुका है। दिवालिया मतलब भी नहीं होता कि कोई गरीब आदमी, समझ रहे हैं आप। दिवालिया का अर्थ होता है कर्जी, जो गवर्नमेंट का कर्जी होता है उसको दिवालिया बोल देते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो लेकिन बड़े लोग कर्जा लेते हैं तो उनके लिए कब कर्जी बोलेंगे, उनको थोड़ा उनके इज्जत उनके मान सम्मान को थोड़ा बुरा लगेगा, ठेस पहुंचेगी, ठीक है। इसलिए उनके लिए दिवालिया एक स्टैंडर्ड उनका मेंटेन रखने के लिए एक अच्छा खासा शब्द दिवालिया इस्तेमाल किया जाता है, या बैंकक्रप्टी बोल दिया जाता है, ठीक है, या इंसॉल्वेंट बोल दिया जाता है, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्टी, ठीक। तो ऐसा आदमी दिवालिया है, यानी जैसे कि कोई राष्ट्रपति बन गया वो दिवालिया है, मतलब देखो कितना दिमाग लगाया उन लोगों ने। और राष्ट्रपति बन गया तो सबसे पहले क्या करेगा, जितनी राशि उसने कर्जा ले रखी सबसे पहले उतनी राशि पहले जमा कर देगा, तो दिवालियापन गायब हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता है जो दिवालिया हो, अर्थात जो कर्जी हो। कर्जी होगा तो सबसे पहले अपना लोन भरना शुरू कर देगा, देश का लोन क्या भरेगा, देश की तरक्की के लिए क्या काम करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद सीधे से बात यहाँ पे ये लिखनी चाहिए थी कि सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी का अर्थात लाभ का पद होता है, समझ गए। लाभ का पद अर्थात सरकारी नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी पे है तो आप राष्ट्रपति के इलेक्शन नहीं, कोई भी देश में कोई भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लाभ के पद पर हैं। तो लाभ के पद पर अगर आप हैं तो आपका राष्ट्रपति के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। राष्ट्रपति का तो बड़ा इलेक्शन, आप देश का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आप लाभ के पद पर घोषित हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया संसद में ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा हेरा फेरी है, समझिए। आप तब तक रह सकते हैं जब तक आप सिक्योर ना हो चुके। जैसे आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं। जब आप राष्ट्रपति के इलेक्शन जीत जाएंगे तो शपथ लेने के पहले आप रिजाइन दे दो। क्या दे दो? रिजाइन दे दो। मतलब कितनी अच्छी तरीके ढंग से, यानी यहाँ पर संसद ने, यानी जो भी संविधान सभा समिति थी, कितना पक्षपातपूर्ण तरीके से चीज़ों को उठा कर रख दिया कि मतलब आप एक पद पे तो श्योर ही हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हार जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हार गए तो फिर वहीं पे आ जाएंगे, जीत गए तो ऊपर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो कहने के तात्पर्य ये है कि मतलब कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है हमारे संविधान को, नेताओं के पक्ष में रख दिया गया पूरा संविधान हमारा। देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं तो आप, या राज्यपाल हैं, जैसे एग्जाम्पल रामनाथ कोविंद जी जो इस समय हमारे यहाँ वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो जब इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति का तो बिहार के राज्यपाल थे। जब तक पूरा इलेक्शन हुआ तब तक थे, जब जीत गए तब तक थे। जब शपथ लेनी थी तो उसके पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया और जाकर अगले दिन राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। तो ये होता है, ठीक। वो लाभ के पद पर, क्योंकि वो जनता के तो रक्षक हैं, वो जनता के सेवक हैं, वो बेचारे मालिक कहाँ हैं, वो तो नौकर हैं हमारे और आपके, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना ही विधानमंडल का होना चाहिए, ना ही विधानसभा नहीं हो, लेकिन पद पर शपथ लेने से पहले रिजाइन दे दे, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर जमानत को उठाकर इधर रख दिया जाए तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, कंडीशन का मतलब होता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब दशाएं और योग्यता में अंतर है कंडीशन में, कि कंडीशन का अर्थ होता है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर जमानत को आप हटा दें, इधर रख दें, ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। समझ गए? समझ रहे हैं आप? योग्यता का मतलब आप उसके एलिजिबल हो, उसके योग्य हो। योग्यता मतलब आप, जैसे आपको पे फॉर्म निकला, यूपीएससी का फॉर्म निकला, तो आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, आप पास हो, वो चीज़ आपके पास हो, डिग्री हो आपके पास। समझ गया? ये चीज़ें कंडीशन ये है कि आप फेल ना हुए, ठीक है। मतलब आप योग्य, यानी हाइट वाइट जो भी हो, लड़कियों के लिए 152 चलती, लड़कों के 170 चलती, 169
सेंटीमीटर चलती है, तो वो योग्यताएं हैं। उससे कम है तो कंडीशन है, वो नहीं है तो आप वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट 169 से कम नहीं होना चाहिए, कंडीशन है, लेकिन 170 होनी चाहिए, योग्यता है, ठीक। आगे समझ में? तो आगे कहा 60, 59 हुआ 60। 60 में क्या है? सा यानी शपथ। क्लियर? शपथ। चलिए देखते हैं, शपथ देख लेते हैं भाई। आर्टिकल 60 शपथ। शपथ इंग्लिश में बोलते हैं ऑथ, ठीक, ऑथ। क्लियर? शपथ किसमें? 60 में, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं शपथ कौन दिलाएगा। शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जज साहब, यानी चीफ जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जी को, हमारे राष्ट्रपति महोदय को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। जो भी होंगे वो शपथ दिलाएंगे। सपोज दैट वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे 33 प्लस CJI, ठीक, बराबर 34। सुप्रीम कोर्ट में इस समय टोटल 34 से 35 जज होते हैं। जो जब जज वाला पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट तब वहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक। तो ये महोदय शपथ दिलाएंगे। अगर सपोज दैट ये महोदय कहीं घूमने गए, ठीक, कहीं घूमने चले गए, कहा कितने नाते रिश्तेदारी चले जाएंगे, तो इन 33 में से जो सीनियर होगा वो शपथ दिलाएगा। सपोज दैट 5 लोग घूमने चले गए, तो 5 के बाद जो सीनियर बचेगा वो। कहने का तात्पर्य ये है, अगर चीफ जस्टिस महोदय हैं तो अच्छी बात है, नहीं है इन 33 में से जो भी एक सीनियर कैंडिडेट होगा, सीनियर न्यायाधीश होंगे, वो जाएंगे और राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 60 सा यानी शपथ। आर्टिकल 61 देखते हैं। 61 में क्या है? माँ यानी महाभियोग, माँ यानी महाभियोग। महाभियोग यानी कि इंग्लिश बोलते इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का अर्थ होता है, महाभियोग का अर्थ होता है राष्ट्रपति जी को बेइज्जत करके बाहर कर देना, या लतिया कर राष्ट्रपति जी को उनके पद से बाहर कर देना, बर्खास्त कर देना, वो होता है महाभियोग। यानी मान सम्मान कुछ भी ना बचे और उन्हें बाहर कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं महाभियोग। तो चलिए महाभियोग के बारे में देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं। आर्टिकल 61 महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग साहब को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्लियर? किन किन दशाओं पर, किन किन कंडीशन पर, किन किन स्थितियों पर महाभियोग लगाया जाएगा या चलाया जा सकता है, उसके मुख्य 2 ही कारण हैं। पहला, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में ना हो हमारे राष्ट्रपति जी, सबसे पहली चीज़, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में ना हो, ठीक, प्रभाव में ना आए हो, ना आए। दूसरी कंडीशन उनकी है कि संविधान का अतिक्रमण न करते हो, न किया हो, यानी ओवरलैपिंग, संविधान का अतिक्रमण न किया हो, यानी कोई भी ऐसा काम न किया हो जिससे संविधान को क्षति पहुंची हो या संविधान को हानि पहुंची हो या संविधान के आधारभूत ढांचे को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा हो। एक और चीज़ है जो कहा जाता है कि मंत्रिमंडल की सलाह न मानने पर
अगर आप चीज़ दें, संविधान के अतिक्रमण के मतलब मंत्रिमंडल की सलाह न मानना ही तो हुआ है। कई कई किताबों में आपको 3 कंडीशन मिल जाए, 3 नहीं, मुख्य 2 ही हैं, यानी मंत्रिमंडल की सलाह न मानना या संविधान का अतिक्रमण करना, बात तो एक ही है। ठीक है, अब चलिए जैसे बात समझिए, किसी विदेशी राष्ट्र प्रभाव में ना आए, राष्ट्र के प्रभाव में ना आए। ठीक, जैसे जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल है। अब एंजेला मार्केल जी कि किसी बात पर राष्ट्रपति जी फिदा हो जाए और देश का न नुकसान देखें न हानि देखें, और वो जर्मनी पर फिदा रहें और जर्मनी पर चीज़ें लुटाते रहें। जैसे जर्मनी किसी कारण, जैसे सपोज दैट जर्मनी में लहसुन न हो और यहाँ देश ऑलरेडी लहसुन की बुरी स्थिति में हो, देश हमारा खुद लहसुन चाहता हो और में लहसुन लुटाते रहें और देश यहाँ बदहाल स्थिति से गुजरता रहे, तो इस कंडीशन में इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, सदन से किसी भी संविधान का अतिक्रमण, वही चीज़ संविधान का ओवरलैप, कहने का तात्पर्य है वही कि कोई भी ऐसा नियम कानून न पारित करें जिससे संविधान के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुँचे या नुकसान पहुँचे। समझे, यही चीज़ है। आप इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कैसे आता है, देखिए कैसे लगाया जाता है। सपोर्ट दैट ये सदन है, क्लियर, इसके 2 कमरे हैं, लोकसभा राज्यसभा है। ठीक, एक विधानमंडल होता है, राज्य में विधान मंडल होता है, इनमें भी 2 कमरे, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। ठीक, देखिए जब राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से मनोनीत नहीं, यहाँ पर 2 मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, यहाँ 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 2 ना तो एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट करते हैं ना ही ये 12 मनोनीत वाले पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, लेकिन ये लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इम्पीचमेंट यानी महाभियोग में भी ये चाहे इधर से ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि विधानमंडल की विधानसभा यानी राज्य की विधानसभाएं भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इलेक्शन में तो करती, लेकिन महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विधान परिषद इलेक्शन में भी नहीं करता था, लेकिन अब ये विधानसभा महाभियोग के दौरान महाभियोग में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी विधानमंडल का महाभियोग से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं है। इसीलिए कि राष्ट्रपति हमका बख्शो, सपोज बच के तो इनका बख्श नहीं है, इनके राज में कहा और राष्ट्रपति से सने लगा दिए, यही लिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लोग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति ये दिल्ली में रहते हैं। राष्ट्रपति ने कौन सी हरकत की है, अभी केरल में बैठे हुए व्यक्तियों को थोड़े ना पता चल पाएगा कि राष्ट्रपति सही है गलत है, इसीलिए इनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। कब? महाभियोग में। तो महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी यानी विधानसभा, कोई भी विधानसभा किसी भी राज्य की विधानसभा पार्टिसिपेट यानी भाग नहीं लेती है। लेकिन सदन में यानी संसद की लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर महाभियोग में 2 एंग्लो इंडियन और ये 12 मनोनीत जो सदस्य होते हैं ये लोग भी भाग लेते हैं महाभियोग में। ठीक, ये भी लेते हैं महाभियोग में। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति कोई गलत कर रहे हैं, एंजेला मार्केल के पीछे पड़े हैं, तो फिर क्या करिए भाई, ये पंचित भोग रहे हैं। तो ये तो सब इनके एक एक हरकतन से वाकिफ़ हैं, इनकी एक एक अच्छी बुरी सारी हरकतन से वाकिफ़ हैं। यही लिए ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में नियुक्त किए गए थे, 12 मनोनीत जो रोज राज्यसभा में इनके हैं वो यह 2 जने, और बाकी लोकसभा राज्यसभा। अब दूसरी चीज़, इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब संसद, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, शुरुआत कहाँ से होगी? सपोज दैट लोकसभा से महाभियोग
पारित किया गया। महाभियोग की शुरुआत कहाँ से हो रही है? लोकसभा से। प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है? प्रारंभ। तो प्रारंभ करने के लिए यानी लोकसभा से अगर शुरुआत की जाएगी तो लोकसभा से 1/4 लोग, 1/4 यानी कि 25%, कुल लोकसभा सदस्यों का 25% सदस्य क्या है? महाभियोग के प्रति कार्रवाई शुरू करेंगे। कितने लोगों का अधिकार है? 1/4 यानी 25% लोगों को प्रारंभ करने का अधिकार है, यानी 25% लोग लिखित तरीके से, ठीक, लिखित तरीके से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रारंभ कर सकते हैं। सपोज दैट 1/25 यानी 1/4 यानी 25% लोग मान्य हो गया। अब इसको पारित करवाना पड़ेगा। तो पारित करवाने के लिए कितने? 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है, यानी 66%। 66% लोगों का क्या पारित करवाने के लिए कितने लोगों का जरूरी? प्रारंभ में कितने? 25% सदस्य का कितने सदस्य होते हैं? 545 वर्तमान में है, यानी 545 के 25% लोग प्रारंभ करेंगे तब। और जब सपोज दैट 25% मान्य होगा शुरुआत में कि राष्ट्रपति ने ये गलत किया है, फिर 66% यानी 2/3%, कुल सदन का 2/3% यानी 66% लोग उसे पारित कर सकते हैं। अब पारित करने के बाद यहाँ से पारित हो गया, महाभियोग यहाँ पर पारित हो गया। अब पारित होने के बाद यहाँ पर भेजेंगे, कहाँ? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में कब भेजने के 14 दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को, जब ये पारित हो गया तब 14 दिन पहले, जब यहाँ पर आ गया, इस 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय, आपके खिलाफ महाभियोग एक सदन में पारित हो चुका है, दूसरे सदन में पारित होने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब आपके पास 14 दिन का समय है। तो इन 14 दिन में यहाँ पर कितने पे पारित होना चाहिए? यहाँ पर भी 66% यानी 2/3, कुल सदस्यों को 2/3 या फिर 66% सदस्यों द्वारा अगर यहाँ भी पारित हो गया महाभियोग जो आया था, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, ठीक। लेकिन कब? 14 दिन का भी समय है। 14 दिन आप तो खुद अपना वकील रख सकते हैं या तो अपनी वकालत खुद कर सकते हैं। अपनी सफाई देने के लिए राज्यसभा में सफाई देनी, लोकसभा में तो पारित हो चुका है। यहाँ आएंगे राष्ट्रपति महोदय, यहाँ आएंगे और जब यहाँ आएंगे तो कहेंगे भैया हम जो लेसन दिन रहे वह एंजेला मार्केल की सुंदरता पर नहीं दिन रहे, वह तो हम बचपन में कह के सब कुछ छोड़ देना है, वह तो हमारे पास ज़रूरत रही है। जर्मनी एक अर्थव्यवस्था से मजबूत, संसाधन से मजबूत देश है। बुरी स्थिति आई तो हमारा सहयोग करी, तब लोग कहें हाँ राष्ट्रपति जी सही कह रहे हैं, इनका छोड़ दो, इन पर महाभियोग जो उन लोग का गलत लगा। अगर ये साबित कर लेगा, समझा लेगा राज्यसभा के लोगों को, तो फिर क्या हो जाएगा? महाभियोग हट जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं समझा पाए तो यहाँ पर भी 66% लोगों के अगर महाभियोग पारित हो गया तो राष्ट्रपति जी को कोई नहीं बचा सकता और राष्ट्रपति जी को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्लियर? आ गया समझ में? अब एक चीज़, अगर महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है, चाहे तो लोकसभा लाए चाहे राज्यसभा लाए। अगर राज्यसभा लाएगा तो प्रारंभ करने के लिए 25% लोग इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी 66% यहाँ पे, 66% यहाँ पे। लेकिन 25 यानी 1/4% जो सदस्यों का ज़रूरत है, कहाँ से? जो प्रारंभ करेगा, जो भी सदन प्रारंभ करेगा, चाहे लोकसभा प्रारंभ करे चाहे राज्यसभा प्रारंभ करे। ये चीज़ें पूछी बहुत जाती है। 25%, 1/4, 2/3% यानी 66%, 14 दिन पहले 66%, 2/3, ठीक। दूसरी चीज़ ये बहुत पूछी जाती है कि क्या वो 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में और 12 जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे, क्या वो लोग महाभियोग में पार्टिसिपेट करते? जी हाँ, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति जी को उनसे पद से हटाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
आ गया समझ में? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते आज समझ गए होंगे। अगला, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? पहले चीज़ तो बताओ, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? पद लिया है ब्रिटेन से। लेकिन महाभियोग की कार्रवाई कहाँ से ली गई? महाभियोग की कार्रवाई ली गई है यूएसए से, अर्थात अमेरिका से। कहाँ से महाभियोग ली गए? अमेरिका से। ठीक, ब्रिटेन में क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ब्रिटेन में भाई राष्ट्रपति का पद यानी राजा महाराजा जो महारानी बैठती पर वो क्या है, वंशानुगत है, वहाँ पर महाभियोग लाओ या न लाओ कोई उसका अर्थ ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ से पद लिया गया। और महाभियोग कहाँ? इम्पीचमेंट अमेरिका में सख्त होता है, तो वहाँ से ये ले लिया गया। क्लियर? आगे समझ में? राष्ट्रपति महाभियोग शब्द कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। आगे देखते हैं। अब एक भवन मिलता है, जैसे हम जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो हमको एक भवन मिलेगा। सपोज दैट हम राष्ट्रपति बन गए, ठीक, तो हमको एक भवन मिलेगा। उस भवन का नाम है राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन। इस भवन से आगे एक रास्ता जाता है, इसको बोलते हैं राजपथ। राजपथ यानी राजा का पथ। ये राजपथ कहाँ तक जाता है? इंडिया गेट तक। ठीक, ये है, यही है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ। यहीं पर 26 जनवरी को झांकियाँ आँखियाँ चलती हैं, कसम परेड वरेड यहीं पर होती है। इसके पीछे एक गार्डन है, मुगल गार्डन। एक समय होता है इसके खुलने का आम लोगों के लिए, महीने भर का समय होता है, टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद आप मुगल गार्डन, राष्ट्रपति गार्डन घूम सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पार्क, प्रेसिडेंट पार्क घूम सकते हैं। ठीक, इसमें फूलों की 1200 प्रजातियाँ लगी हुई हैं। मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति कभी गए होंगे और 1200 फूलों का सुगंध ले, क्योंकि इंसान जब तक लाख रुपए तक का कमाता तब तक तो उसके पास समय रहता है, लेकिन उसके आगे जब कमाना शुरू कर देता ना तो उसके पास समय में नहीं बचता है। हम भी एक दिन कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। ठीक, इंडिया गेट कब बना था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी याद में। क्वेश्चन आता है कि बिना नाम मतलब अज्ञात लोगों की शहादत में कौन से स्मारक बना? तो इंडिया गेट बना था। किसी की कोई अज्ञात ही थे, मतलब क्लियर नहीं कौन मरा कौन नहीं मरा, बस उनकी याद में बना दिया गया है। क्लियर? लेकिन बनाया इसको किसने था? एडविन लुटियन से। एडविन लुटियन ने इसको बनाया था। क्लियर? किसको? राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, सदन, ये सब कुछ। तो दिल्ली में 3 दिल्लियाँ बसती हैं। कितनी? 3 दिल्लियाँ बसती हैं। कौन कौन सी 3 दिल्ली? एक तो न्यू दिल्ली, ठीक, दूसरी ओल्ड दिल्ली यानी पुरानी दिल्ली यानी जहाँ मुगल काल की का हुनर कला दिखती है, कुतुब मीनार, लाल किला, ठीक, ये सारी चीज़ें। एक है लुटियन दिल्ली है राष्ट्रपति भवन, हाँ, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन, ये सारी चीज़ें लुटियन दिल्ली के अंतर्गत आती है। समझ गए? अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 इतना समझ में आ गया? आगे आर्टिकल 62 इसमें नहीं है ना? नहीं है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। सपोज दैट इनका पद रिक्त हो गया। अब रिक्त हो गया तो रिक्त होने के 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक, चुनाव करा लेना चाहिए, यह हो जाना चाहिए। सपोज दैट राष्ट्रपति पद खाली है किसी कारणवश,
तब क्या होगा, होगा ये कि 6 माह के अंदर इलेक्शन हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए उसके बीच में कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर बैठेगा तो उसको कौन सी सहूलियतें मिलेंगी, कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, तो उसको राष्ट्रपति की सारी फैसिलिटी मिलेंगी। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभालेगा, या उसको बोले कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलेंगे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलेंगे। लेकिन वो सारी के सारी चुनाव प्रक्रिया सारी की सारी क्या होगा, सारी फैसिलिटी उपराष्ट्रपति जी को मिलेंगी, राष्ट्रपति वाली। ठीक, वो कार, वो ठाठ, वो बाट। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, महाभियोग। महाभियोग जो है राष्ट्रपति पे केवल लगता है। इस शब्द का प्रयोग कर राष्ट्रपति के लिए होता है महाभियोग का। लेकिन जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके खिलाफ भी आपने सुना होगा महाभियोग लगा दिया गया। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा दिया गया। इन लोगों के पर महाभियोग नहीं, इनके लिए जो कार्रवाई होती सेम टू सेम वही, जो प्रारंभ करेगा उस सदन का 25%, पारित होने के लिए 66%, दूसरे सदन में जाएगा वो भी 66%, 14 दिन का समय दिया जाएगा अपनी गलती अपनी सफाई रखने के लिए। लेकिन उनको बोला जाएगा सदन की कार्यवाही। उनके लिए शब्द महाभियोग नहीं, उनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। महाभियोग जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उनके लिए होगा कि सदन की कार्यवाही चल रही है, सदन की कार्यवाही के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया है। दीपक मिश्रा के खिलाफ, जैसे दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, तो उनके खिलाफ कांग्रेस महाभियोग ला रहे थे। लेकिन कांग्रेस लाएगी कहाँ से, उसके पास 9% सदस्य ही थे सदन में, अब 25% होने चाहिए प्रारंभ में, तो वो नहीं ला पाए। ठीक है, तो सारी चीज़ यहाँ पर अब आइए भाषण देखते हैं। अरे 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति बैठेगा। सपोज दैट किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब उस समय कौन बैठेगा गद्दी पर, तब उस समय बैठेंगे चीफ जस्टिस, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय बैठेंगे गद्दी पर। क्लियर, आगे समझ में। देखो कब कब पद खाली रहेगा, कार्यकाल समाप्त होने पर, कार्यकाल समाप्त होने पर। दूसरा कब खाली हो सकता है, त्यागपत्र अगर दे दिए, जैसे रामनाथ कोविंद त्यागपत्र दे दें। दूसरा महाभियोग, भाई ने बताया महाभियोग लग जाए। ठीक, चौथा निर्वाचन अवैध हो जाए, निर्वाचन अवैध हो जाए। फिर पांचवा मृत्यु या मर जाए, तब पद रिक्त हो जाए। अब देखो कौन से व्यक्ति अभी तक कितनी बार पद रिक्त हुआ है, पद 2 बार रिक्त हुआ है। कब कब, एक बार डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब मर गए। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, राष्ट्रपति थे। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर राष्ट्रपति, यहाँ लिख देता उपराष्ट्रपति। क्लियर, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे वीवी गिर साहब, वीवी गिर। ठीक, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन मर गए, वीवी गिर इनकी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन वीवी गिर बहुत चालाक प्रवृत्ति के आदमी थे। उन्होंने सोचा कि अच्छा जाकिर हुसैन साहब तो मर गए, अब यहाँ पर हम तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कब रहे पे हैं, राष्ट्रपति कहला नहीं सकते हैं। तब क्या होगा यहाँ पर होगा ये कि वीवी गिर साहब ने जब इलेक्शन भी होना तब ये इलेक्शन पर आ गए, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। देखो चाहे इस्तीफा देते चाहे नहीं देते तब भी लड़ सकते थे, जीत जाते तो राष्ट्रपति बन गए, नहीं तो उपराष्ट्रपति तो रहे। लेकिन ये लोल टाइप रहे, इन्होंने रिस्क ले लिया, इन्होंने त्यागपत्र दिया और उपराष्ट्रपति पद के लिए दावे उम्मीदवार घोषित हो गए। चलो अब जब वीवी गिर साहब तो भाई इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, अब को लड़ी शपथ वाले दिन, तो अब यहाँ बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ मुख्य न्यायाधीश उस समय थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब मुख्य न्यायाधीश रहे। अब ये आ जाएंगे, तो ये क्रम होता है, ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति और थे, मिस्टर फ़खरुद्दीन अली साहब। इस समय उपराष्ट्रपति थे वीडी जत्ती साहब उपराष्ट्रपति थे। अब फ़खरुद्दीन मर गए, वीडी जत्ती। एक दुर्भाग्य देखो, 2 बार मुसलमान हुए हैं, दोनों बार उल्ट गए। एक ही बेचारे हुए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो पूरा कार्यकाल निपटा कर गए हैं। अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। वे एक ऐसा मुसलमान जो शाकाहारी रहता है, सॉरी मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे, वो मांस नहीं खाते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कितनी बड़ी चीज़ है। धर्म के विरुद्ध नहीं थे, उनका अपना मत था, अपना मानना था, ठीक। अब एक चीज़ आपके दिमाग में और आ रही होगी कि सपोज दैट, हाँ इसको देख लेते, कार्यकाल समाप्त होने पर इन 4 चीज़ों पे अगर व्यक्ति त्याग पद दे दिन तो 6 महीने तक इलेक्शन करा लियो, नहीं तो जो उनका उपराष्ट्रपति होगा वो बैठेगा, नहीं तो मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे। महाभियोग होने पर निर्वाचन, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने पर जैसे रविन्द्रनाथ क्या बोलते हैं, रामनाथ कोविंद थे, सॉरी है रामनाथ कोविंद, अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए, लेकिन अब यह हुआ कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का पद तो ख़त्म ही रहा, मतलब समय सीमा, लेकिन कोरोना के चलते इलेक्शन कराया नहीं जा सकता। अब कहा जाएगा चाचा आप विराजमान रहो, आपके पद, आपका उत्तराधिकारी अभी को तैयार है नहीं, को तैयार किए नहीं जा सकत, इसलिए आप तब तक बैठ रहो जब तक आपका उत्तराधिकारी न तैयार हो जाए। इसीलिए सिर्फ यानी आप स्वयं बैठ सकते हैं, जो थे उन वही कार्यकाल समाप्त होने पर तब तक आप बैठ सकते हैं जब तक आपका उत्तराधिकारी ना आ जाए। इंसान मरी त्याग पद दे दो, कोई बात नहीं, उपराष्ट्रपति बैठेगा। महाभियोग उपराष्ट्रपति। निर्वाचन अवैध समझो, निर्वाचन अवैध का मतलब ये होता है कि सपोज दैट जैसे कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं राष्ट्रपति का, अब मैं राष्ट्रपति बन गया, लेकिन बाद में 1 साल 2 साल 3 साल बाद पता चले कि मेरी उम्र 35 साल थी ही नहीं, मैंने छुपा ली थी, और अब किसी कारणवश पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, अब मैं निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाएगा, फिर से 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछाता है कि जब निर्वाचन अवैध हो चुका हो, उस दौरान में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यकाल लीगल होंगे या इलीगल होंगे, लीगल हो वैध होंगे या अवैध होंगे? सोचो, खुद सोचो भाई। जो व्यक्ति खुद अवैध था, अवैध तरीके से काम कर रहा था, उसके द्वारा किए गए काम क्या वैध होंगे? जी हाँ, वैध होंगे, क्योंकि साफ साफ आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति जो भी कुछ काम करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो कार्य तो बाहर तो सारा मंत्रिमंडल के दिशा निर्देशों पे हो रहा है, वो तो बिचड़ों खाली साइन कर रहे हैं, ठीक, साइन कर देना होगा। तो इसलिए जो कार्य होते हैं वो वैध होते हैं, लेकिन वो जो महाशय थे वो अवैध थे। क्लियर? तो ये रहा आपका भाग 5 में आर्टिकल 62 तक, ठीक, 52 से 62 तक, यानी टोटल कितने 10 52 10 62 पूरे 10 यानी 11 अनुच्छेद हमने आपको बता दिए। अब इसके आगे अगले लेक्चर में उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, विनती है कि भैया घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद भी, अपनों को भी और आस पड़ोस के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें तो करिए। वह मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ उनको दिखा दो, उनके काम को हो तो देख लेंगे, नहीं काम का हो तब भी देख लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।